कोई कह रहा है कि हम गवर्नमेंट को कागज नहीं दिखाएंगे, गवर्नमेंट क्या कर लेगी। तो कोई बोल रहा है कि पर्टिकुलर समुदाय को अब देश से बाहर जाना पड़ेगा। इस तरीके की बहुत सी भ्रांतियां इस टाइम पर सीए के कानून को लेकर फैली हुई हैं। आज के इस वीडियो में सीए का कानून क्या है, इसको बड़ी ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। दरअसल इसको समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों, साल 2019 में हमारी संसद में सीए के कानून को प्रस्तावित किया गया था। सीए जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जब इसको प्रस्तावित किया गया तो 2019 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इसको मंजूरी मिल गई। ध्यान रहे, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंजूरी होती है तो उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर उस पर लगती है। इस कानून को राष्ट्रपति की मोहर भी मिली, तो फाइनली 2019 में ही यह कानून पारित हो गया था। लेकिन कल के दिन 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने इसको पूरे देश भर में अप्लाई कर दिया 4 साल के बाद। अब यह कानून कहता क्या है, इसको समझो। सीए का कानून यह कहता है कि ये 6 समुदाय के लोग, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 समुदाय के लोग इन 3 देशों से अगर बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और साथ में एक और कंडीशन कि ये समुदाय के लोग जो इन 3 देशों से बिलोंग करते हो, ये 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हों और साथ में ये भारत में 5 साल रह भी चुके हों, तो ऐसे लोग भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सीए के कानून के अंतर्गत भारत सरकार उनको नागरिकता दे देगी। अब भैया इसमें बवाल क्या हो रहा है, समझो। अब जो अपोजिशन है वो ये कह रहा है सरकार को कि इसमें आपने मुस्लिम्स को शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे संविधान के अंतर्गत हर एक समुदाय के लिए बराबरी का प्रावधान है। तो जो इसमें सरकार है वो ये बोलती है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो अल्पसंख्यक नहीं हैं, ये सारे समुदाय अल्पसंख्यक हैं, इस वजह से इनको यहां पर प्रावधान देने की कोशिश करी गई है इस कानून के अंतर्गत। इन तीनों देशों में जो मुसलमान हैं वो बहुसंख्यक हैं, इस वजह से हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो ऑपोजिशन है वो ये कहती है कि अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो ये एक तरीके से गैर कानूनी है, आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। तो इसमें सरकार का कहना है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में आर्टिकल 371 के अंतर्गत स्पेशल प्रोविजन का प्रावधान है। स्पेशल प्रोविजन का मतलब यह है कि अलग से एक प्रस्ताव आप पारित कर सकते हैं स्पेशल कंडीशन में। मैं आपको समझा देता हूं। आर्टिकल 371 के अंतर्गत हमारा संविधान यह बताता है कि हमारे संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे वैली एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए स्पेशल पावर दी गई है राष्ट्रपति को और गवर्नर को। मतलब उनके लिए एक अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि घर में अगर 2 बच्चे हैं तो जो एक कमजोर बच्चा होता है उसको माता पिता स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। उसी तरीके से आदिवासी समुदायों को और वैली में रहने वाले जो लोग हैं उनको स्पेशल प्रावधान दिए गए। तो सरकार का कहना है कि भाई ये भी कुछ उसी तरीके का स्पेशल केस है। अब इसमें एक और अड़ंगा आ रहा है, समझिएगा। इसमें है क्या कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं यहां पे इसके लिए विरोध हो सकता है। उसका कारण मैं आपको समझाता हूं कि पहले भी त्रिपुरा में माइग्रेशन हो चुका है, और जब त्रिपुरा में माइग्रेशन पहले हुआ था तो यहां पे जब बांग्लादेशी लोग आके बसे थे कुछ, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में हिंदू मुस्लिम का पंगा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट वाले जो लोग हैं ये बोल रहे हैं कि चाहे हिंदू हो और चाहे मुस्लिम हो, हम इनमें से किसी को भी माइग्रेशन यहां पे नहीं देना चाहते हैं। इनका कहना है ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम, क्योंकि ये लोग पहले भी ये चीज देख चुके हैं। जब त्रिपुरा में पहले माइग्रेशन हुआ था तो जो लोग बाहर से माइग्रेट करके त्रिपुरा में आए थे वो उन लोगों की तादाद धीमे धीमे बढ़ती गई, और जो यहां पे बेसिकली जो त्रिपुरा के लोग थे उनकी तादाद धीमे धीमे घटती गई, और धीमे धीमे इनकी जो कल्चरल थी, जो इनकी जो वहां पर एक तरीके से डेमोक्रेटिक कंडीशन थी, जो जियोग्राफिकल कंडीशन थी, वो सारी यहां पर बदल गई। इस वजह से इवन मैं आपको बता दूं, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सारे स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इनको समस्या नहीं है। जो समस्या होगी वो स्पेशली आसाम वालों को समस्या है। आसाम में भी कुछ ऐसे हिल एरियाज हैं जो कि स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जगह हैं आसाम के अंतर्गत वहां पे लोग इसके लिए पहले भी खिलाफत कर चुके हैं, और उनका कहना है जो पहले त्रिपुरा में हो चुका है वो हम आसाम में नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से लोग माइग्रेट किए जाएंगे तो हमारी संस्कृति को इससे खतरा है। यह तो बात हो गई नॉर्थ ईस्ट की। अब इसके अलावा एक पक्ष यह भी कह रहा है भाई कि अगर आपने हिंदूज को यहां पर कंसीडर किया है तो फिर आपने तमिल हिंदूज को कंसीडर क्यों नहीं किया, जबकि तमिल हिंदूज तो श्रीलंका में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, सरकार का कहना है
कि हम केवल 3 कंट्रीज को कंसीडर कर रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अब इसमें भी सरकार एक तरीके से फंसती हुई समझ में आ रही है, क्योंकि लोगों का सीधा सा कहना है कि अगर हिंदू कम्युनिटी को आपने डाला है तो बहुत सारे तो माइग्रेंट तमिल हिंदूज हैं जो कि इधर आना चाहते हैं और जिनके साथ यहां पर प्रॉब्लम है, तो वो भी यहां पर आना चाहते हैं, तो आपने श्रीलंका को कंसीडर क्यों नहीं किया? तो यहां पर सरकार के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। मैं आपको समझा देता हूं। अब एक चीज और देखिए, यहां पर एक भ्रांति फैलाई जा रही है दोनों तरफ से। ये भ्रांतियां किस तरीके से हो रही हैं समझिएगा। जो केंद्र सरकार है, जो इस टाइम पर सत्ताधारी पक्ष है, वो ये बोल रहे हैं, चारों तरफ आपको यही सुनाई दे रहा होगा कि जो इन 3 देशों में हिंदू माइग्रेंट्स हैं उनको भारत में जगह दी जाएगी, जबकि लोगों को यह नहीं प्रॉपर समझ आ रहा है कि केवल हिंदू पक्ष ही नहीं, हिंदू पक्ष के अलावा 5 और वर्ग हैं जिनको भारत में लाए जाने की बात इस कानून में कही गई है। अब देखो, एक भ्रांति तो यह फैल रही है लोगों के दिमाग में, ठीक है, लोगों को लग रहा है कि केवल हिंदूज के लिए ही ऐसा किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इन 6 समुदायों के लिए ऐसा किया जा रहा है, एक समुदाय नहीं है, 6 समुदाय हैं। अब दूसरी भ्रांति ऑपोजिशन की तरफ से फैल रही है। ऑपोजिशन क्या भैया भ्रांति फैला रही है? उनका यह कहना, उनकी वजह से यह भ्रांति फैल रही है कि उनका यहां पर कहना है कि मुस्लिम्स को लेकर, तो यहां पर जो मुस्लिम्स हैं उनके बीच में भ्रांति फैल रही है कि भाई इनको कंसीडर नहीं किया गया है तो कल को मुस्लिम्स को बाहर जाने को बोला जाएगा। ध्यान रहे, सीएए एक ऐसा कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें सिर्फ नागरिकता देने की बात कही गई है, नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। एक भी स्टेटमेंट इस कानून के अंतर्गत ऐसा लिखा नहीं हुआ है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहने की जरूरत है, हमें इस टाइम पर भ्रांतियों को नहीं फैलाना है। यहां पर सिर्फ नागरिकता देने की बात कही गई है। एक और बात, एक वर्ग यह भी कह रहा है कि भूटान के अंतर्गत जो भी बौद्ध समुदाय आता है, ठीक है, तो उनको भी यहां पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो बिल्कुल क्लियर है, इन 3 देशों के अलावा और इन 6 समुदायों के अलावा, और साथ में ये वाली कंडीशन, और 5 साल अगर वो भारत में रह चुके हो, इनके अलावा और किसी का प्रावधान इसमें नहीं है। लोग इसे एनपीआर से जोड़कर देख रहे हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि मैं आपको समझा दूं, मैं आपको एनपीआर के बारे में क्लियरली समझा दूंगा बड़ी आसान भाषा में। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए बहुत अलग चीज है और एनपीआर बहुत अलग चीज है। दोनों का लेना देना एक स्टेटमेंट से भी नहीं है, दोनों बहुत अलग है। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं भाई, एसबीआई वाला मामला क्या चल रहा है, एसबीआई वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। भाई इस टाइम पर ये एक बहुत ही तगड़ा पेच फंस गया है। मैं आपको समझा देता हूं है क्या सीन यहां पर, कि भारत सरकार एक कानून लेकर आई थी। कानून ये लेकर आई थी कि इनका कहना था, 2017 में कानून आया था, और इनका कहना था कि अब अगर कोई भी पार्टी को चुनाव के लिए चंदा देना चाहता है, जैसे कि मान लीजिए आज आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, तो आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि आपको कैंपेनिंग करनी होती है, जगह जगह पर रैलियां करनी होती हैं, उसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है। ये पैसा आपके पास कहां से आया? तो आपको लोग फंडिंग करते हैं, कई सारी बिजनेस कंपनीज आपको फंड करेंगी, कई सारी हो सकता है अलग इंटरनेशनल कंपनीज हो, वो आपको फंडिंग कर दें। बात आ रही है समझ? तो अल्टीमेटली एक प्रावधान ये लाया गया 2017 में, जो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहता है, चंदा देना चाहता है, कि हम एसबीआई को बीच में ले आ रहे हैं। आपको क्या करना है, ये व्यक्ति है, इसे इस पार्टी को चंदा देना है, तो ये पार्टी को डायरेक्ट चंदा नहीं देगा, ठीक है। ऐसे क्या है कि अगर पार्टी को डायरेक्ट चंदा दे दिया तो ये अनट्रेसेबल था। इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी थी और विपक्ष लगातार बोल रहा था कि ऐसे तो कभी पता नहीं लगेगा। तो 2017 में केंद्र सरकार ने कहा कि भैया हम बीच में एक एजेंसी डाल दे रहे हैं, और ये होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब से अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है तो आपको एसबीआई से बॉन्ड खरीदने होंगे। क्या खरीदने होंगे? उतने के बॉन्ड खरीदने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये एक्स कंपनी है, ये एक्स कंपनी वाई पार्टी को फंड करना चाहती है 10,000 करोड़, तो इन्हें क्या करना होगा, एसबीआई से 10,000 करोड़ के बॉन्ड लेने होंगे। बात आ गई समझ? अब इसमें क्या है कि एसबीआई क्या करेगा, अपने पास 2 डेटा मेंटेन करता है, क्या कि कितना पैसा आया और किससे आया। तो इन्होंने मेंटेन कर लिया कि भैया ये 10,000 करोड़ आया और एक्स नाम की कंपनी से आया। और दूसरा डेटा ये मेंटेन करते हैं कि भैया ये जो 10,000 करोड़ है, ये पैसा किसको दिया गया, वाई पार्टी को दिया गया या फिर जेड पार्टी को दिया गया। तो कहा इन्होंने ये वाई पार्टी को दिया गया 10,000, तो ये भी इसमें मेंटेन किया गया कि भैया ये पैसा वाई पार्टी को दिया गया। तो कौन पैसा दे रहा है और ये पैसा किसको जा रहा है, ये सब मेंटेन करना एसबीआई का काम है। अब देखो हुआ क्या, अभी हाल फिलहाल में
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोला कि आप हमारे सामने ये जितना भी डेटा है ये आप हमारे सामने प्रस्तुत करिए। हालांकि एसबीआई ने ये डेटा काफी पहले से प्रस्तुत नहीं किया हुआ है। तो जब ये बोला तो एसबीआई ने इसके लिए कहा कि हमें अभी 3.5 महीने का समय चाहिए, मतलब करीब 4 महीने का समय आप बोल सकते हो। इन्होंने कहा कि हमें 30 जून तक का समय चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली इस बेंच के जो हेड हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ है। इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3.5 महीने तो क्या, हम आपको 2 दिन का भी समय नहीं देंगे, हम सिर्फ आपको 1 दिन का समय देते हैं। आज 11 मार्च है, कल 12 मार्च तक आप हमें ये डिटेल मुहैया कराइए। तो सुप्रीम कोर्ट का एसबीआई का कहना था कि ये डिटेल हम इसलिए मुहैया नहीं करा सकते क्योंकि हमें ये दोनों जो हैं, ये दोनों डेटा हमें टैली करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भैया हम आपसे डेटा टैली करने को कह ही नहीं रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि हम आपसे डेटा टैली करने को नहीं कह रहे, हम आपसे कह रहे हैं कि आप जैसी इंफॉर्मेशन है आप वैसी हमें प्रोवाइड करा दीजिए। आप केवल ये दोनों पैक्ड इंफॉर्मेशन आपके पास है ना, ये प्रोवाइड करा दीजिए। एसबीआई ने कहा हमें उसके लिए भी समय लगेगा क्योंकि हमारी हर एक इंफॉर्मेशन क्लोज्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम भी तो आपको वही बोल रहे हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास डिजिटल फॉर्म में पैक्ड क्लोज है। तो डिजिटल फॉर्म में जो फाइल है उसको ट्रांसफर करने में आपको कितना समय लग रहा है, वो आप हमें कॉन्फिडेंशियल पेन ड्राइव में भी दे सकते हो या किसी भी फॉर्म में दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली यह कहा कि डिजिटल इंफॉर्मेशन तो आप बड़ी आसानी से हमें दे सकते हो, तो कल आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है। हालांकि मैं आपको बता दूं, एसबीआई अगर इस चीज को बोल रहा है कि इन्हें टैली कराने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट पूरे तरीके से बोल रहा है कि आप हमें दे दीजिए 14 मार्च तक, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि आप हमें 12 मार्च तक दे दीजिए, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि अगर आप 12 मार्च तक ये इंफॉर्मेशन हमें दे देते हो तो हम 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को यह आदेश दे देंगे कि वो इस डेटा को कंपाइल करके दे दे। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट यह चाहता है एसबीआई से कि सिर्फ आप फाइल हमें दे दीजिए, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। हम चुनाव आयोग को यह काम देंगे कि वो इसे कंपाइल करके हमें पूरा डेटा दे कि हां भाई कितना पैसा आया है और कितना दिया गया है आगे किस पार्टी को। आपको बता दूं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास यह डेटा एक बार आ भी चुका है। एसबीआई ने करीब 2018 से 19 के सत्र में यह डेटा सुप्रीम कोर्ट को दिया था, लेकिन उस टाइम पर भी इन्होंने यह जो डेटा दिया था वो ये वाला डेटा दिया था। इन्होंने ये बताया था कि कितना पैसा चुनावी पार्टियों के लिए आया है, लेकिन इन्होंने ये वाला डेटा नहीं दिया था जिससे ये पता लगता है कि ये पैसा किस किस पार्टी को गया है और किसके अकाउंट से गया है। तो अब ये जो पूरा डेटा है उसकी मांग कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, जिसकी वजह से यहां पर विवाद हो रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी बोल दिया है, एसबीआई को हिदायत दे दी है। इन्होंने कहा कि आप भारत के सबसे बड़े बैंक हो, इवन आप भारत के वो बैंक हो जो कि सबसे ज्यादा रोजगार भी देते हैं भारत में, आपसे यह उम्मीद नहीं करी जा सकती है आप अगले 1 दिन के अंदर यह डेटा हमें शाम तक मुहैया कराइए। 12 मार्च को, आज 12 मार्च है, देखने वाली बात यह होगी कि डे एंड तक यह डेटा सुप्रीम कोर्ट को मिलता है या नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है इस बेंच ने कि अगर आप यह डेटा हमें नहीं दे पाते हो तो हम इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे, क्योंकि यह समझने वाली बात है कि डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा इस बेंच के अंतर्गत 2 ऐसे सीनियर जजेस हैं जो कि आने वाले समय पे सीजीआई होंगे, और ऐसी बेंच का जो आदेश है वो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बार तो ऐसा कर चुका है, अब अगर दूसरी बार करेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत एसबीआई बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। और यहां पर सीधा जो केस है वो एसबीआई के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा के खिलाफ भी चल सकता है, या फिर एसबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ भी चल सकता है। उम्मीद करता हूं आपको सारा मुद्दा समझ आ गया होगा बड़ी आसानी से, क्यों भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। एक पक्ष सिर्फ यह बोल रहा है कि हिंदूज को मिल रही है, ठीक है, मतलब एक पक्ष यह समझ रहा है कि सिर्फ हिंदूज को ही इसके अंतर्गत कंसीडर किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सीएए के अंतर्गत पूरे 6 समुदायों को कंसीडर किया जा रहा है। दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं यह भ्रांतियां फैला रहा है कि मुस्लिम्स को, भारतीय मुस्लिम्स जो हैं उनको नुकसान होने वाला है या फिर उनकी सदस्यता चली जाएगी, उनकी सिटीजनशिप चली जाएगी, जबकि मैंने आपको क्लियर बता दिया सीएए कानून के अंतर्गत सिर्फ सिटीजनशिप देने का प्रावधान है, सिटीजनशिप छीनने का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर आपको यह समझ आ गई हो बात तो उन्हें जरूर फॉरवर्ड करिए जिन्हें सच में जानने की जरूरत है। ऐसी पॉजिटिव चीजें हमें आगे बढ़ानी है, ना कि हमें भ्रांतियां आगे बढ़ानी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन आपके सामने है, उसे प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।